नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर से अगला वीडियो लेकर आया हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं गुलाम वंश या मामलुक वंश, जिसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग आएंगे। आज पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की, जहाँ से गुलाम वंश शुरू होता है। 1206 से 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक शासन करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के वंश को कुतुबी वंश बोलते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे इल्तुतमिश, जिसको शमसी वंश बोलेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक कुव्वतुल इस्लाम का निर्माण कर मस्जिद का निर्माण करवाते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय ही गुंबद और मेहराब का प्रचलन चलता है और इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ करवाया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में। उसके बाद में हम बात करेंगे कि इनके गुलाम होते हैं इल्तुतमिश, और वह एक योग्य सैनिक होता है। इल्तुतमिश अब करेगा शासन कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गया था। इतना तक तो आप जान रहे होंगे। उम्मीद कर रहा हूँ जितने वीडियो आप लोग के लिए मैं प्रेषित कर रहा हूँ सब आप पढ़ रहे होंगे। लाख बख्श, पील बख्श, कुरान ख्वां जैसी उपाधियाँ थी। हातिम ताई, मलिक सिपह सलार जैसी उपाधि थी। 1208 ईस्वी में ऐबक को दास्ता से मुक्त कर दिया जाता है। मेहरौली नगर भी बसाया था। इतना हम लोग पढ़ चुके थे, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट है। अब हम लोग पढ़ते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे आराम शाह के बारे में। कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आराम शाह था। कहा जाता है, ये गारंटी नहीं है, ऐसा भी माना जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई बेटा नहीं था, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं। फिलहाल समझते हैं यहाँ पर कि आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था और लाहौर कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो लाहौर के जो तुर्की सरदार थे और वहाँ के नागरिक थे, उन्होंने आराम शाह को अपना शासक नियुक्त कर दिया। तुर्की सरदार मतलब वही अमीर जो सत्ता जब चाहे तब पलट सकते थे, इतनी शक्ति होती थी उनके पास। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि आराम शाह को अपना शासक नियुक्त तो कर देते हैं, लेकिन आराम शाह होता है अयोग्य शासक। अयोग्य शासक होने के कारण जो दिल्ली के अमीर थे, अब यहाँ पर लाहौर की बात थी तो लाहौर की जनता और लाहौर के अमीर या सरदार इसको अपना सुल्तान घोषित कर देते हैं, शासक घोषित कर देते हैं। लेकिन उधर दिल्ली के अमीर जो होते हैं और वहाँ के सिपह सलार, सिपह सलार मतलब वही सेनापति लोग, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, इल्तुतमिश को आमंत्रित करते हैं दिल्ली की सत्ता पर बैठने के लिए। दिल्ली का शासक बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। ये बात आपको याद रखनी है। इल्तुतमिश ने इस बात को स्वीकार कर लिया। जब स्वीकार कर लिया तो वो गद्दी पर बैठे आ गया। अब इस बात की जानकारी आराम शाह को चलती है। तो जब आराम शाह को इसकी जानकारी का पता चलता है तो वह क्या करता है, दिल्ली प्रस्थान कर देता है। और दिल्ली जब आता है तो इल्तुतमिश से क्या होता है, युद्ध होता है। और अमरोहा नामक युद्ध, अमरोहा नामक स्थान पर इसका युद्ध होता है, जिसमें इल्तुतमिश क्या होता है, जीत जाता है। तो कहाँ होता है, तो आप कहेंगे अमरोहा, ठीक है ना, अमरोहा नामक स्थान पर, ठीक है ना, क्या होता है, युद्ध होता है, ठीक है ना। और आराम शाह क्या होता है, पराजित हो जाता है। और इल्तुतमिश क्या होता है, इल्तुतमिश विजयी हो जाता है। इल्तुतमिश की विजय होती है, आराम शाह हार जाता है और आराम शाह को इल्तुतमिश मार देता है। जैसे उसकी मृत्यु हो जाती है, गद्दी पर कौन बैठ जाता है, इल्तुतमिश। तो याद रखिएगा, आराम शाह मात्र 8 महीने, कितने माह, 8 माह ही गद्दी पर बैठा रहता है, ठीक है ना। अब इल्तुतमिश इल्बरी तुर्क होता है, इसकी जाति होती है इल्बरी। इल्बरी तुर्क ये होता है, इसका वंश शमसी वंश है। इसके पिता का नाम इमाम खान है, ठीक है ना, जो कि इल्बरी जाति के प्रधान थे। इस जाति के क्या थे, ये प्रधान थे।
प्रधान, ठीक है ना, मुखिया थे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि यह कौन सा तुर्क था, तो इल्बरी तुर्क था। याद रहे इल्तुतमिश के भाइयों ने बचपन में ही इसे बेच दिया था। क्यों बेच दिया था भाई? क्योंकि इल्तुतमिश के भाई इससे बहुत ईर्ष्या करते थे, इससे द्वेष करते थे, इस कारण उसे मेले में ले जा करके बेच दिया। निसापुर के काजी थे, उसे मतलब इल्तुतमिश को खरीद लिया। कहाँ के काजी? तो निसापुर के। अब देखिए ये भी क्या करेंगे, ये भी पैसा कमाएंगे किससे? इल्तुतमिश से। निसापुर के काजी ने किसको खरीदा? तो आप कहेंगे इल्तुतमिश को खरीदा। अब इसको खरीद करके सैन्य शिक्षा देते हैं। जब ये सैन्य शिक्षा में निपुण हो जाता है तब ये जो काजी साहब है इस इल्तुतमिश को गजनी ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? गजनी। और गजनी ले जा करके मोहम्मद गोरी को बेच देते हैं। ठीक है ना, मोहम्मद गोरी को बेचते हैं। लेकिन याद रखिएगा मोहम्मद गोरी को बेचते हैं लेकिन ये मुँह मांगी रकम नहीं देता है। जैसे बहुत ज़्यादा रकम मांग लिया तो मोहम्मद गोरी ने इसको नहीं खरीदा, कहें कि मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन गौरी को न बेच करके वापस लेकर चले आए। फिर क्या होता है कि मोहम्मद गोरी ने इल्तुतमिश को गजनी में बेचने पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन बात है 1197 की। कब की बात है? 1197 की। देखिए अब बात हुआ कि जब उस काजी ने मोहम्मद गोरी को नहीं बेचा तो इस बात से मोहम्मद गोरी नाराज हो जाता है और पूरे गजनी में कह देता है कि इल्तुतमिश को कोई खरीदेगा नहीं। प्रतिबंध लगा दिया, गजनी में नहीं कोई खरीदेगा। तो 1197 की बात आती है। और अनहिलवाड़ आप सुने होंगे, जानते होंगे, गुजरात की राजधानी थी। ठीक है ना, उस युद्ध के समय मोहम्मद गोरी से अनुमति लेकर के कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में इल्तुतमिश को खरीदा। अब देखिए क्या हुआ, 1197 में किसने खरीदा? आप कहेंगे ऐबक ने। किसने खरीदा? ऐबक ने। ठीक है ना, ऐबक ने किसको खरीदा? तो आप कहेंगे ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा। तो मतलब ऐबक का गुलाम कौन हुआ? तो आप कहेंगे ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश हुआ। कौन हुआ? इल्तुतमिश। ये बात अब आपको याद रखनी है। ठीक है ना, लेकिन किससे इजाज़त लिया था वो? गजनी में नहीं खरीदना है साहब, अब दिल्ली में तो मैं इसको खरीद ही सकता हूँ। युद्ध कौन सा था? अल्हिवाड़ का युद्ध था, गुजरात की राजधानी थी उस समय। ठीक है ना, अब ये क्या हुआ कि इसको खरीद लिया, अब गुलाम बन गया। तो इसलिए याद रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम, इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम है और इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम है। इसलिए इस इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम। क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम। एक बात आपको याद रखनी है, गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? इल्तुतमिश को। ठीक है ना, भले ही ये गुलाम है, गुलामों का गुलाम है, लेकिन यही गुलाम आने वाले वक्त में इतिहास रचने वाला है और भारत का प्रथम सुल्तान बनने वाला है। ठीक है, दिल्ली का वास्तविक संस्थापक बनने वाला है। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया, तो इतना काफ़ी हम लोगों के लिए कहानी। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके बारे में पढ़ने। अब यहाँ पर देखिए इतना मैंने कहानी आपको बता दिया है। अब कहानी बताते ही हमें अब आगे की स्लाइड पर ध्यान देनी है। मैं बस केवल और केवल शॉर्टकट लिया हूँ, लेक्चर दूंगा, सुनिए, अपने से नोट्स बनाइए वीडियो में सुन सुन करके। इसके कार्य क्या है? देखिए अब तो शासक बन गया है, शासक बन करके सुल्तान भी बन गया है। लेकिन अभी शासक बनते ही सुल्तान की उपाधि जो धारण करनी है वो तो अपन ले लिया है, लेकिन खलीफा से प्रमाण पत्र नहीं मिला है। ठीक है ना, हम लोग खलीफा के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अभी खलीफा से प्रमाण पत्र नहीं मिला। वो मिलेगा कब? 1229 में। तो याद रखिएगा भारत का प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश कहलाएगा। भारत का प्रथम सुल्तान कौन कहेगा? इल्तुतमिश। दुनिया का कौन था? महमूद गजनवी। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये देखिए शासक तो बन जाता है तो इसकी शासन गद्दी इतना आसान नहीं रहती है, इसका संघर्ष चलता रहता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे तराइन का तृतीय युद्ध होगा, इसका कई युद्ध पढ़ेंगे हम लोग।
यल्दौस से युद्ध तराइन का होगा, फिर कुबाचा से युद्ध होगा। तो ये गद्दी पर बैठा तो इतना आसान नहीं है इसकी गद्दी। लेकिन पहले तो हम पढ़ लेते हैं क्रम वाइज कि ये जब शासक बनता है तो इसने क्या क्या काम किए जो परीक्षा के महत्वपूर्ण है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसने 40 सरदारों का, 40 विश्वास पात्र लोगों का एक समूह बनाता है जिसे कहा गया तुर्कान ए चहलगानी, इसका गठन करता है। इसको और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं चालीसा दल। क्या कहते हैं, इसको चालीसा दल कहते हैं। आपको याद रखना है कि कह दे चालीसा दल का गठन किसने किया, तो आप कहेंगे इल्तुतमिश ने किया। किसने किया, इल्तुतमिश ने। ये क्या होता था, तो 40 विश्वास पात्र लोगों का, किसका होता था, विश्वास पात्र लोगों का गठन होता था। ठीक है ना, ये विश्वास पात्र लोग होते थे इल्तुतमिश के। ऐसा क्यों किया, तो इल्तुतमिश ने जो कुतुबी वंश के थे, मतलब जो ऐबक के समय के जो तुर्क सरदार थे, उन पर ये विश्वास नहीं किया। क्यों, क्योंकि उसने तो आराम शाह को राजा बनाया था। आगे चलकर पता नहीं क्या षड्यंत्र रच दे, हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच दे, युद्ध करने वाले आ जाए, युद्ध या आक्रांताओं को हमारे खिलाफ भड़का करके बुला करके युद्ध करा दे। तो इसने इससे बचने के लिए 40 विश्वास पात्र लोगों को क्या किया, एक गठन बनाया। 40 विश्वास पात्र लोगों का, यूँ कह सकते हैं 40 गुलामों का एक गठन करता है, तैयार करता है, जिसका नाम रहता है तुर्कान ए चहलगानी, या इसी को चालीसा दल भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। दूसरा है इक्ता प्रणाली। ये कुछ इस प्रकार से है, टाइपिंग नहीं हो रहा था, मैंने इसलिए इक्ता लिख दिया। इक्ता प्रणाली का प्रचलन किया। इस इक्ता शब्द का अर्थ होता है भूभाग। क्या होता है, भूभाग। ठीक है ना। अब देखिए इल्तुतमिश ने भूमि दान और जो सामंतवादी प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया। सामंतवादी प्रथा का मतलब जो गिरस्त होते हैं, जिनके पास ढेर सारे भूमि होती है, ठीक है ना, जो अमीर होते हैं उनको सामंत कहते हैं। तो सामंतवादी प्रथा को इसने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, और पूरे साम्राज्य में यह प्रणाली लागू कर दी, इक्ता प्रणाली। अब इक्ता प्रणाली का मतलब क्या है, जैसे कि अगर हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से, ये भारत है, ठीक है ना, ये भारत हो गया मान लीजिए, छोटा मोटा हम लोग समझने के लिए। तो भारत का कुछ हिस्सा ये है, कुछ हिस्सा ये है, कुछ हिस्सा ये है, ये है, ये इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये क्या है, इक्ता है। ये देखिए ये इक्ता है, ये सब क्या है, इक्ता है। और इस इक्ता को देखने वाला कौन कहलाता था, इक्तेदार। क्या कहलाता था, इक्तेदार। मतलब इक्ता जिसके अधीन होती थी उसे हम कहते हैं इक्तेदार। और ये इक्तेदार क्या करते हैं, यहाँ से आय करते हैं, इनकम करते हैं, राजस्व प्राप्त करते हैं, और यहाँ पर दिल्ली में, यहाँ पर दिल्ली में राजा के पास, सुल्तान के पास भिजवाते हैं। उम्मीद करता हूँ इक्ता प्रणाली और इक्तेदार प्रणाली आपको समझ में आ गया हो कि इक्तेदार कौन होता था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इक्तेदार, इक्ता का हम ये कह सकते हैं कि मालिक होता था, या इसके संचालन की पूरी जिम्मेदारी होती थी, या इसके अधीन इक्ता आता था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हम लोग सैन्य व्यवस्था के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे। सैन्य व्यवस्था इसकी क्या थी, सैन्य व्यवस्था कुछ पहले सैन्य व्यवस्था किसी के पास थी नहीं, ये सैन्य व्यवस्था करना शुरू कर दिया, मतलब सेना रखना प्रारंभ कर दिया। और इल्तुतमिश जब सेना रखना प्रारंभ करता है तो शाही सेना रखता है, आप कहेंगे केंद्रीय सेनाओं का भी निर्माण करता है, और प्रांतीय सेनाओं का। प्रांतीय सेनाओं का मतलब वही इक्ता में जो सेना है, ठीक है ना। तो जो सबसे बड़ी सेना होती थी इनके लिए वह होती है हज में एक कल्व। ये याद रखिएगा, हज में एक कल्व क्या होता है, तो आप बताएंगे यह सैन्य व्यवस्था थी। और केंद्रीय सेनाओं को कहा जाता था हज में एक कल्व। किस सेना को, केंद्रीय सेना को, ठीक है ना। और यह व्यवस्था किसने की थी, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे इल्तुतमिश ने। केंद्रीय सेना को क्या कहा जाता था, हज में ए कल्ब। और वही सर ए जहांदार जो होता था वह शाही सेनाओं को कहा जाता था। किसको कहा जाता था, शाही सेना। शाही सेना को क्या कहा जाता था, सर ए जहांदार, ठीक है ना। और ये जो हज में ए अथराफ है ये प्रांतीय सेना होते थे। कौन से सेना होते थे, तो आप कहेंगे प्रांतीय सेना, ठीक है ना। तो ये 3 प्रकार के सेना का व्यवस्था किया था किसने, इल्तुतमिश ने।
अब इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। कभी सवाल पूछ दे शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलवाए, तो आपका जवाब होना चाहिए शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलवाए, इल्तुतमिश ने। और ये सिक्के दो प्रकार के होते थे, दो प्रकार में, एक होता था चांदी का सिक्का और एक होता था तांबे का सिक्का। और याद रहे इस तांबे के सिक्के को हम बोलते थे जीतल। क्या बोलते थे, जीतल। जबकि इस चांदी के सिक्के को बोलते थे टंका। आपको ये याद रखना है कि टंका और जीतल किसने चलवाया था, तो आप बताएंगे टंका और जीतल इल्तुतमिश ने चलवाया था। मैं वेट कर रहा था कि आप बोल ही नहीं रहे हैं आप लोग। तो चांदी का टंका और तांबे का जीतल। याद रहे तांबे का वजन तो पता नहीं है, लेकिन उल्लेखित है कि इसका वजन 175 ग्रेन होता था। ठीक है ना। कभी पूछ दे कि टंके का वजन कितना होता था, तो आपका जवाब होगा 175 ग्रेन। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इल्तुतमिश है जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी करवाए। ठीक है ना। अब देखिए इस सिक्कों पर किसके नाम होते थे, तो इस सिक्कों पर नाम होता था टकसालों का, जहाँ पर ये बनाया जाता था, और खलीफाओं का। मतलब खलीफा का नाम अंकित करने वाला यह पहला सुल्तान होता है। याद रखिएगा इस सिक्के पर किसका नाम होता था, तो सिक्के पर खलीफा का नाम होता था। आपको याद रखना है खलीफा का नाम अंकित होता था। क्या होता था, अंकित। और ऐसा कराने वाला, खलीफाओं का नाम अंकित कराने वाला पहला सुल्तान कौन था, तो आपको याद रखना है इल्तुतमिश। कभी मत भूलिएगा इल्तुतमिश। खलीफा का नाम अंकित कराने वाला सिक्कों पर पहला व्यक्ति, पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है इसने शिक्षा एवं साहित्य पर भी काम किया, शिक्षा को महत्व देता था। और आप एक प्रश्न मैंने पूछा था, मिन्हाज उस सिराज जो है ये किस की रचना किए थे, मतलब इनके पुस्तक का नाम बताइए। तो आप लोग कमेंट तो किए नहीं, मतलब रिवीजन कर नहीं रहे हैं। तो मिन्हाज उस सिराज तबकात ए नासरी लिखे थे। क्या लिखे थे, तबकात ए नासरी, जिनको मतलब इल्तुतमिश का संरक्षण प्राप्त रहता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसने ये क्या निर्माण करवाया था, स्टार्ट करवाया था, आरंभ कराया था। तो मदरसा ए मुइज्जी और मदरसा ए नासिरियाँ, ये दोनों कहाँ स्टार्ट कराया था, आप कहेंगे दिल्ली में। तो शिक्षा से संबंधित ये कहेंगे मदरसा ए मुइज्जी किसने आरंभ कराया, तो आप बताएंगे इल्तुतमिश। मदरसा ए नासिरिया, तो आप कहेंगे इल्तुतमिश। ये दोनों आपको याद रखना है। अब स्थापत्य कला में इसका क्या हाथ है, क्या योगदान है, तो हम कहेंगे सबसे पहली बात, तो जब यह शासक बना तो आपको याद होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया कुतुब मीनार, जो कि एक ही मंजिला तक था। अगर हम बात करें ये अगर कुतुब मीनार है, तो इसके बाद वाला जो मंजिल है किसने निर्माण करवाया था, तो आप कहेंगे ये अंत 1 2 3, ये 3 मंजिल का निर्माण किसने करवाया, इल्तुतमिश ने। और ये जो ऐबक ने कराया था। ठीक है ना। तो अब हम ये कह सकते हैं कि कुतुब मीनार का भी निर्माण जो पूरा कराने का योगदान जाता है, तो उसको हम कहेंगे इल्तुतमिश को। स्थापत्य कला में और क्या क्या करता है, तो देखिए हौज ए शमसी, शमसी ईदगाह। बदायूं में एक मस्जिद होती है जो जामा मस्जिद के नाम से जानी जाती है। तो इल्तुतमिश ने बदायूं के जामा मस्जिद में ये दोनों हौज ए शमसी और शमसी ईदगाह का निर्माण करवाया था। ठीक है। और जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद थी जिसको किसने बनवाया था, आपको पता है ऐबक ने बनवाया था, उसका इसने विस्तार कराया। ठीक है। और मैंने बताया भी कि उसका दुगना करवा दिया था, उसका जो आंगन था, है ना, प्रांगण जिसको बोलते हैं। फिर देखिए इसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया। और याद रखिएगा भारत में मकबरा बनाने वाला पहला सुल्तान यह था, उसका मकबरा बनवाने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश है। और याद रहे इसका पहला मकबरा कौन है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ठीक है ना। याद रहे कि ये बनवा लेते थे, जब मृत्यु होती थी तो
इनको इसी में दफन कर दिया जाता था। और यह सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसी और की मकबरा नहीं है, बल्कि इसके खुद के बेटे नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा है। तो जब वो सुल्तानगढ़ी देखिए पहले बन चुका है, लेकिन नासिरुद्दीन महमूद जब मरता है तो इसमें उसको दफन किया जाता है। इसीलिए सुल्तानगढ़ी के मकबरे को एक और नाम से भी जानते हैं, उसका नाम है नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है ना, महमूद, ठीक है ना, का मकबरा, आपको याद रखना है, का मकबरा। ठीक है, समझ जाइएगा। अब एक है अतरकीन का दरवाज़ा, याद रखिएगा, इसने अतरकीन का दरवाज़ा का भी निर्माण कराया था। और इसी अतरकीन के, अतारकीन है, अतरकीन के जगह ये मैंने टाइप में गड़बड़ कर दिया, अतारकीन समझिएगा। अतारकीन के दरवाजे से ही प्रेरणा ले करके अकबर ने क्या बनवाया था, बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। ठीक है ना, आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसा उम्मीद रखता हूँ, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये टॉपिक बस केवल लिख करके लेक्चर दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो अतारकीन का दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था, तो आप बताएंगे इल्तुतमिश ने करवाया था। और यह अतारकीन का जो दरवाज़ा है ग्वालियर विजय के बाद बनवाया था, और ग्वालियर विजय के समय ही अपना उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को घोषित करता है। हालांकि इसके मरने के बाद रजिया सुल्तान तुरंत शासक या शासिका नहीं बन जाती है। तो अतारकीन का दरवाज़ा किसने बनवाया, इल्तुतमिश ने। किस उपलक्ष्य में, ग्वालियर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। ठीक है ना। अच्छा, इतना तो आप लोगों के लिए उम्मीद करता हूँ काफ़ी है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आप इसके बाद क्या लगाएंगे, MCQ, फिर जो छूटा है आपको पता चल जाएगा। एक मस्त क्वेश्चन है, न्याय का घंटा का निर्माण। न्याय व्यवस्था इसका बहुत ही चर्चित था। लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि न्याय का घंटा किसने लगवाया था, प्रश्न पूछेंगे तो जवाब होगा जहांगीर, लेकिन गलत है, उन्होंने न्याय की जंजीर लगवाई थी। न्याय की घंटा किसने लगवाया था, किसने निर्माण करवाया था, तो आप बताएंगे इल्तुतमिश ने। इसके द्वार पर 2 शेर होते थे, ये 2 शेर है, मान लीजिए शेर, उतना कलाकार मैं नहीं हूँ, व्हाइट बोर्ड होता तो प्रयास भी करता। तो इनके गले में क्या होता था, एक घंटा होता था। ठीक है ना। तो अब इस घंटे को जो कोई भी लाल कपड़ा पहन करके बजा देता था तो उसे न्याय मिलता था। तो न्याय का घंटा का निर्माण किसने करवाया, या न्याय का घंटा किसने लगवाया, तो जवाब इल्तुतमिश है। क्या है, इल्तुतमिश। ठीक है, चलिए समझ जाएंगे। अच्छा, न्याय का घंटा भी पढ़ लिए। अब देखिए सुल्तान की उपाधि अंत में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत समय बाद, इसको राजा सुल्तान बनने के बाद लगभग गद्दी के बैठने के 18 साल के बाद इसको 1229 में अब्बासी खलीफा के द्वारा क्या उपाधि मिलती है, सुल्तान की उपाधि। मतलब उपाधि देते हैं खिल्लत की उपाधि, मानाभिषेक की उपाधि, और नासिर अमीर अल मोमिनीन, यह उपाधि दे करके प्रमाण पत्र देते हैं। और इस प्रकार से दिल्ली का प्रथम सुल्तान बन जाता है। कौन, इल्तुतमिश। इसलिए कहा जाता है दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन है, तो आप कभी भी ऐबक को नहीं लगाएंगे, भले ही वो प्रथम, वो संस्थापक रहा है गुलाम वंश का। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक या सुल्तान, प्रथम सुल्तान है इल्तुतमिश। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये उपाधियाँ हैं इसकी, खिल्लत, मानाभिषेक, नासिर अमीर अल मोमिनीन। ठीक है ना। अब 1229 को इसको मिल जाता है, वह डेट है 18 फरवरी। तो डेट ये नहीं पूछेगा, 1229 आपको याद रखना है। अब देखिए इसे कहा जाता है दिल्ली का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, क्या वो संस्थापक नहीं था क्या, तो वास्तविक संस्थापक इसको इसलिए बोला जाता है, यह गलती लिखा गया हमसे, लेकिन समझिएगा, क्योंकि पहले राजधानी लाहौर थी, और जब ये शासक बनता है तो लाहौर से राजधानी क्या हो जाती है, लाहौर से राजधानी इसकी दिल्ली हो जाती है। क्या हो जाती है,
दिल्ली हो जाती है। इसलिए आपको याद रखना है दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश है। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैंने कहा ना कि जब ये शासक बना तो याद रखिएगा, जब आप दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं तो इनका शासनकाल में कभी भी किसी भी राजा का, किसी भी सुल्तान का जो कार्यकाल होगा वो फूलों की सेज नहीं होगी, हमेशा कांटों भरा राह रहा है इनके लिए। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त, मित्र, यार कोई मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखता है? मायने रखता है गद्दी। क्या मायने रखता है? यह गद्दी मायने रखता है। इसलिए आपको याद रखना है कि इनके लिए जो भी राजा नया आएगा कुछ न कुछ समस्याएं आएंगी। अब देखिए जब ये राजा बना, मतलब जब ये शासक बना तो इसके लिए क्या क्या समस्या आई? आरंभ की समस्या क्या आई कि पहली बात तो इसको यलदौज से क्या करना पड़ा? युद्ध करना पड़ा। बात 1215 की है, 1215 की है। और 1215 की है। यह युद्ध कहाँ होता है? तराइन में, हरियाणा के पास की जो स्थान है वहाँ पर, उस मैदान पर होता है। इसीलिए इसे कहा जाता है तराइन का तीसरा युद्ध। और यह किसके किसके बीच में हुआ था? तो आप कहेंगे इल्तुतमिश और यलदौज के बीच में। और यलदौज कौन है? और यलदौज कोई और नहीं, ये वही गुलाम है जिसे मोहम्मद गौरी ने खरीदा था। ठीक है, 4 गुलाम थे ना, ऐबक, बख्तियार खिलजी, यलदौज और कुबाचा। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो यलदौज और कुबाचा तो जिंदा है ना। और याद रखिएगा बख्तियार खिलजी भी 1206 में ही मर जाता है। बंगाल और बिहार का सूबेदार वो रहता है। जैसे ही मोहम्मद गौरी मरता है उसके 1-2 महीना बाद इसकी भी मृत्यु हो जाती है। फिर बचता है ऐबक, ऐबक की भी मृत्यु हो जाती है। अब बचे हैं यलदौज और कुबाचा। ठीक है ना। तो इन्हीं दोनों से क्या होगा? युद्ध होगा। तो अब क्या है, गजनी में शासन कौन करता है? आपको पता है यलदौज। और कुबाचा को ये मुल्तान वाला एरिया मिला रहता है, उच्च वाला भाग मिला रहता है। तो यलदौज ने इल्तुतमिश को क्या करता है? दंड देने के लिए अपने छात्र को भेजा। ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि यलदौज जो है कि पंजाब पर अधिकार करके दिल्ली की ओर प्रस्थान करने लगता है। ठीक है ना। लेकिन अब दिल्ली की ओर प्रस्थान करेंगे तो दिल्ली का शासक कौन है? इल्तुतमिश है कि नहीं? अब इल्तुतमिश है तो इल्तुतमिश को अपनी गद्दी प्यारी है और ये एक अच्छा सेनापति भी था। इसकी सैन्य प्रतिभा के कारण ही तो मुँह मांगा रकम पाना चाहता था वो काजी, और ऐबक ने उसे खरीदा भी। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है और अंत में जो विजय होती है आपके इल्तुतमिश की होती है। और इल्तुतमिश इस प्रकार से पहला यह युद्ध 1215 में जीत जाता है। तो आपको याद रखना है तराइन का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो इल्तुतमिश यलदौज के बीच। कब हुआ? 1215। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कुबाचा। कुबाचा से भी युद्ध होता है। नासिरुद्दीन कुबाचा पूरा नाम था और इससे भी युद्ध होता है। कुबाचा क्या करता है कि 1217 की यह कहानी है। देखिए 1217 की कहानी है, मैं पूरा आपको बता रहा हूँ। 1217 की कहानी है। 1217 में इल्तुतमिश ने कुबाचा से लाहौर छीन लिया। ठीक है। अब 1227-28 के बाद उसकी बात है। 1227-28 में कुबाचा को क्या करता है, वो अधीनता स्वीकार करने का संदेश भेजा इल्तुतमिश कि चलो ठीक है मैं छोड़ दूंगा, तुम करना, लेकिन मेरे अधीन हो जाओ। ठीक है ना। लेकिन अब क्या होता है कि वह स्वीकार नहीं करता है। इल्तुतमिश ने इस बात से क्या होता है कि नाराज होकर के कहता है कि ऐसा है कि तुमसे लड़ाई होगी, जो जीतेगा यह लाहौर उसका। तो 1228 ईस्वी में क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है दोनों के बीच में। और कुबाचा इल्तुतमिश से भाई देख करके सेना, उसकी सैन्य शक्ति, उसकी युद्ध कला देख करके डर जाता है और क्या करता है, कहता हम तुमसे युद्ध नहीं करेंगे। और 1228 की बात है। इस 1228 में बिना युद्ध किए कुबाचा क्या करता है, सिंधु नदी में कूद जाता है और अपनी जान दे देता है। और इस तरीके से
इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती, कुबाचा की मृत्यु हो जाती है और इल्तुतमिश की विजय होती है। मतलब 1217 से लेके 1228 तक एक संघर्ष होता है, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करता है। तो 1228 आपको याद रखना है, 17 का कोई महत्व नहीं है। तो 1228 ईस्वी में कौन सा युद्ध होता है? तो आप कहेंगे और कुबाचा और इल्तुतमिश के बीच युद्ध होता है, जिसमें विजय किसकी होती है? इल्तुतमिश की। कैसे? बिना युद्ध किए ही यह कहाँ कूद जाता है? सिंधु नदी में। और सिंधु नदी में कूद करके क्या देता है? जान दे देता है। सिंधु में आत्महत्या कर लेता है। बस ये समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए बात आती है मंगोल आक्रमण से रक्षा। ये देखिए इसकी कूटनीति का ही देन है कि मंगोलों का आक्रमण नहीं हुआ। भारत में मंगोल का आक्रमण होने से बच गया। देखिए मंगोल की अगर बात करें तो मंगोल में एक नाम आप सुने होंगे, चंगेज खान। किसका नाम सुने होंगे? मैं बता दूं कि इतना खतरनाक व्यक्ति है, इतना खतरनाक व्यक्ति है चंगेज खान कि इसका नाम सुन करके कई राजा इसकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे। चंगेज खान की, चंगेज लिखा गया भाई, चंगेज खान। याद रहे चंगेज खान इतना खतरनाक, इतना क्रूर, इतना निर्दयी व्यक्ति था कि जहां पर यह आक्रमण करता था उस साम्राज्य को पूरा का पूरा क्या कर देता था? नष्ट कर देता था, पूरा नष्ट कर देता था। ये इतना खतरनाक व्यक्ति था कि वहां के कुत्ते बिल्लियों तक को नहीं छोड़ता था, जानवरों को नहीं छोड़ता था, जानवरों को काट देता था। ऐसा कहा जाता है कि पूरे जीवन काल में 4 करोड़ लोगों को काटा है ये। कितने लोगों को? 4 करोड़ लोगों को यह मौत के घाट उतार दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी, जब यह आक्रमण करता था तो ऐसा कहा जाता था कि एक राज्य में 18 लाख जनसंख्या थी और वहाँ के 17,48,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। 50,000 लोग ही बस बचे थे, इतना खतरनाक था। और उस जमाने में, तत्कालीन समय में 1215 से लेके 1220 30 27 तक की बात है कि ऐसा कहा जाता है कि यह दुनिया के लगभग 10% जनसंख्या को नष्ट कर दिया था। इतना खतरनाक था चंगेज खां। चंगेज खां के बारे में थोड़ा सा और बता दूं कि चंगेज खां का खुद का यह स्टेटमेंट है कि मैं अपने विरोधियों की महिलाओं को, जब मैं विरोधियों को हराता तो मैं अपने विरोधियों के महिलाओं के चीखों को सुनना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ये इतना क्रूर व्यक्ति था कि जब हराता था अपने विरोधियों को तो उनकी महिलाओं को अगवा कर कर ले जाता था, रेप करता था उनका, बहुत ही निर्दयी पूर्वक व्यवहार करता था उनसे। अब आपकी एक कहानी बताता हूँ जो हकीकत है, इतिहास में वर्णित है कि मंगोलों से रक्षा कैसे करता है इल्तुतमिश। कहानी है ईरान के राजा ख्वारिज्म शाह की। अब ख्वारिज्म शाह से मंगोल क्यों नाराज हो जाते हैं, चंगेज खान क्यों नाराज हो जाता है, उसकी बात करता हूँ। चंगेज खान की कुछ वस्तुएं ईरान में रह जाती हैं ख्वारिज्म के पास, तो ख्वारिज्म के यहाँ अपने कुछ सैनिकों को भेजता है वापस लाने के लिए। चंगेज खां भेज देता है, लेकिन मंगोल के जो सैनिक गए थे उनको यह ख्वारिज्म, जो ईरान के शासक थे ख्वारिज्म शाह, वो ख्वारिज्म शाह जो थे वो भी ताकतवर राजा होते थे और वो सोचे कि कौन है ये मंगोल। अब क्या हुआ कि ये गया, अब ख्वारिज्म शाह ने उसके मंगोल के सैनिकों को क्या कर दिया? मौत के घाट उतार दिया। अब इस बात से चंगेज खां एकदम नाराज। चंगेज खां पूरा अपना सैनिक लेकर के आक्रमण कर देता है ईरान पर, और इस प्रकार से आक्रमण करता है कि पूरे ईरान को तहस नहस कर देता है, पूरे ख्वारिज्म शाह के साम्राज्य को नष्ट कर देता है। यहाँ तक कि मैंने बताया ना, कुत्ते बिल्लियों तक को काट देता है यहाँ के। और अंततः इसका ख्वारिज्म शाह का बेटा होता है जलालुद्दीन मंगबरनी। मैं केवल मंगबरनी लिख रहा हूँ, जलालुद्दीन मंगबरनी। अब इसके पीछे पड़ जाता है। अब यह अपना जान बचा करके कहाँ भागता है? भारत की ओर भागता है। और भारत की ओर भागते भागते आ जाता है इल्तुतमिश के पास, और इल्तुतमिश से क्या मांगता है? शरण मांगता है। लेकिन इल्तुतमिश इतना बेवकूफ़ व्यक्ति तो है नहीं, क्योंकि इल्तुतमिश मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां के कहर को जानता था कि ये जहाँ जाता है इतनी बर्बरतापूर्वक उस साम्राज्य को नष्ट कर देता है कि आप
कल्पना नहीं कर सकते। तो मंगबरनी को, जलालुद्दीन मंगबरनी को इल्तुतमिश ने पनाह नहीं दिया। इस बात से खुश होकर के चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण नहीं किया। ठीक है, ऐसा भी कहा जाता है अब कहानी में कि चंगेज खां पहले ही संदेश भेजवा देता है कि इल्तुतमिश, तुम मंगबरनी को अपने यहाँ शरण नहीं दोगे, अगर दोगे तो तुम्हें हमारे आक्रमण का सामना करना पड़ेगा। इस भय से भी इल्तुतमिश ने इसको अपने यहाँ शरण नहीं दिया। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। इस प्रकार से अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए मंगोल आक्रमण से क्या कर लेता है, बचा लेता है। कहानियाँ तो कई प्रकार से मिलती हैं कि जैसे सिकंदर की सेना थक गई थी, उसी तरीके से मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान की सेना थक गई थी, इसीलिए वह सिंधु को पार करना नहीं चाह रहा था। तो कहानियाँ कई मिलती हैं, लेकिन आप बस इतना याद रखिएगा कि इसमें इल्तुतमिश के कूटनीतिक का ही परिचय था कि उसने मंगबरनी को अपने यहाँ शरण नहीं दिया और मंगोल आक्रमण से बचा लिया। अब अंतिम की तरफ बढ़ रहे हैं। ये इल्तुतमिश बंगाल विजय भी करता है। ये आरंभिक दिन है बंगाल विजय वाला, ठीक है ना। और ये जो मंगोल आक्रमण है 1220-21 की बात है। ये मंगोल आक्रमणकारी कब की बात है, 1220-21 में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। और ये जो बात है 1211-12 की ही बात है, ये प्रारंभिक बात है, ठीक है। तो अब बंगाल विजय कर लेता है। याद रखिएगा, बंगाल और बिहार दोनों को इक्ताओं में यह बांट देता है, ठीक है ना। बंगाल में उस समय इख्तियारुद्दीन बलखा खिलजी कुछ इस प्रकार से शासक था। कौन था शासक, तो आप कहेंगे इख्तियारुद्दीन बलखा खिलजी नामक शासक था, और उसको इल्तुतमिश ने पराजित कर दिया, ठीक है ना। ये 1229 की बात है, हमने 1211 कर दिया, ठीक है। याद रखिएगा 1229 की बात है, ठीक है ना। इसी टाइम दो तरीके का युद्ध ये करेगा, ठीक है ना। एक ग्वालियर विजय भी उसी के टाइम, और ये तो 1229 की बात है, बंगाल विजय करता है। और बंगाल विजय हमने बता दिया, आप लिख लीजिएगा। इख्तियारुद्दीन बलखा खिलजी को हरा करके उसको मार देता है, और जब तक जीवित रहता है इल्तुतमिश, बंगाल इसके अपने हाथ में रहता है, ठीक है ना। तो जीवन काल तक, इसके अंतिम जीवन काल तक इसी के अधीन रहता है, और बंगाल को, बिहार को दो अलग अलग इक्ताओं में बांट देता है। और अंत में आता है 1232-33 की बात है, ग्वालियर विजय। 1232-33 की बात है, ठीक है ना। अब देखिए, ये डेट में कभी कभी हो सकता है ऊपर नीचे मैं बोल देता हूँ, लेकिन जहाँ तक प्रयास है कि पूरा का पूरा सही ही पढ़ाऊँगा, माइंड में कितना चीज़ रखूँगा, है कि नहीं। अब किताब में क्या, गाइड में तो इतना डिटेल दिया नहीं रहेगा जितना मैं आपको कहानी बता बता करके, सुना सुना करके पढ़ाता हूँ। तो अब याद रखिए, ग्वालियर विजय जो होता है, ग्वालियर में इसका अभियान रहता है 1232-33 में। जलालुद्दीन बसरी, ठीक है ना, जलालुद्दीन बसरी से इल्तुतमिश ने दिल्ली में बलबन को खरीदा। बलबन अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो बलबन किसका गुलाम था, तो आप कहेंगे इल्तुतमिश का। तो जलालुद्दीन बसरी से इल्तुतमिश ने बलबन को खरीदता है, फिर बलबन को खासदार नियुक्त कर देता है, ठीक है ना। अब खासदार एक पद होता है। कुछ समय बाद बलबन को क्या करता है, चालीसा दल का क्या बना देता है, सदस्य बना देता है। याद रखिएगा, चालीसा दल का सदस्य बलबन है, और यही बलबन शासक बनेगा। प्रश्न पूछता है, दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक है जो चालीसा दल का सदस्य भी रह चुका है, तो बलबन, ठीक है ना। अब इसी विजय के बाद जो है अतारकीन के दरवाजे का निर्माण कराता है, और इसी विजय के बाद अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि जो इसका बेटवा होता है, इसका बेटवा जो होता है वो क्या रहता है, नक्कारा रहता है। क्या रहता है, नक्कारा। इसीलिए क्या करता है कि अपनी बिटिया को, रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। हालांकि इसके मृत्यु के बाद इसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज शाही शासक बनेगा, लेकिन फिर अमीरों के द्वारा इसको हटा दिया जाएगा और रजिया सुल्तान बन जाएगी। तो अब रजिया सुल्तान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही है। याद रखिएगा, इसकी मृत्यु जो है कब हो जाती है, तो इसकी मृत्यु 1236 में हो जाती है। कब हो जाती है, 1236 में। आपको याद रखना है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण भी इल्तुतमिश ने कराया था। भारत में मकबरा निर्मित करने का श्रेय इसी को जाता है। हम पढ़ा चुके हैं सुल्तानगढ़ी, कौन सा,
सुल्तानगढ़ी, पूरा तरीके से लिख देता हूँ, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ठीक है ना, पहला मकबरा भारत का, ठीक है ना। अब इसने इल्तुतमिश ने अजमेर की मस्जिद भी बनवाई थी, ठीक है ना। अब याद रखिएगा एक बात और कि इल्तुतमिश ने इस सुल्तान के पद को वंशानुगत कर देता है। अब यही वंशानुगत एकदम चलता रहेगा, बाद में बलबन क्या होगा, बलबनी वंश की स्थापना करेगा, ठीक है ना। तो इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हो गई है। कोई फैक्ट अगर छूट गया होगा तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप लोग अपना प्रैक्टिस करते रहिएगा, इसका एमसीक्यू लगाइएगा। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।